ओके, नाउ लाइन एंड इलिप्स या फिर हम टेंजेंट की बात करें तो आपके पास जैसे इलिप्स की इक्वेशन ये है, ठीक है। तो सबसे पहले तो पॉइंट फॉर्म आता है। मान लो इलिप्स पर एक पॉइंट है x1, y1, उस पर पॉइंट है, तब की बात कर रहा हूँ मैं। तो टेंजेंट की इक्वेशन ये आपको पहले बता दी है कि 2 डिग्री का कर्व है, तो आपको टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखनी है, पॉइंट फॉर्म में। एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस करो, वाई स्क्वायर को y1 से रिप्लेस करो, ठीक है। ये टेंजेंट की इक्वेशन होगी आपके, ठीक है। और इसको यदि पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना है तो पॉइंट हम क्या ले लेंगे, a cos थीटा, b sin थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x1 की जगह क्या रखा है, a cos थीटा, तो एक कैंसिल हो गया, तो ये बचा x cos थीटा अपॉन में प्लस y sin थीटा अपॉन में b। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन हो गई, ठीक है। स्लोप फॉर्म में रखें तो हम y mx प्लस c लाइन लेंगे जिसका स्लोप m है। तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी y mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर कहीं नहीं बोला कि a ग्रेटर देन b है या b ग्रेटर देन a है। मतलब एलिप्स आपका इस टाइप का हो या फिर इस टाइप का हो, ठीक है। किसी भी केस में टेंजेंट की इक्वेशन यही रहेगी, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप जो इक्वेशन ये प्रूफ कैसे करते हैं, जैसे स्लोप फॉर्म की बात करो ऐसे, और y को इसमें रखा, टेंजेंट है तो d0, तो वहां से c टेंजेंसी कंडीशन आ जाती है ये, ठीक है। तो आपका पैराबोला सॉरी इलिप्स जो है हॉरिजॉन्टल हो या फिर वर्टिकल हो, मतलब इस टाइप का हो या फिर इस टाइप का हो, टेंजेंट की इक्वेशन में ए और बी में के कंपैरिजन से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, यहाँ पे प्लस माइनस है, मतलब स्लोप, एक स्लोप के आपको 2 टेंजेंट मिलेंगे, दोनों पैरेलल टेंजेंट्स होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक स्लोप एम का टेंजेंट ये हुआ, तो दूसरा आपको इसका पैरेलल एक टेंजेंट जरूर मिलेगा जिसका स्लोप क्या होगा, एम होगा, ठीक है। ठीक है, तो इसमें जैसे आपसे बोला जाए कि अब बोला गया है कि एक टेंजेंट्स की इक्वेशन बताओ जो इस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करोगे कि स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी, ठीक है। और वो पॉइंट मान लो x1, y1 से पास करेगा, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, करेगा ना। अब m में क्वाड्रेटिक बनेगी, तो m की 2 वैल्यू आ गई। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि आपसे बोला गया है कि इक्वेशन बताओ टेंजेंट्स की जो x1, y1 से पास हो रही है। तो हमने स्लोप फॉर्म में इक्वेशन लिख ली है, ठीक है। अब x1, y1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो उसको सॉल्व करके m में क्वाड्रेटिक दिख रही है मुझे, m के क्वाड्रेटिक कितने रूट होंगे, मान लो ये दोनों, मतलब 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो दोनों रियल रूट m1 और m2 आ जाए, ठीक है। तो m1 m2 आ गए। अब m1 और m2 यहाँ रखोगे तो m1 से आपको 2 टेंजेंट मिलेंगे, m2 से आपको 2 टेंजेंट, तो टोटल तो 4 टेंजेंट हो गए। बट एक पॉइंट से आप 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो इसके पीछे कारण ये है कि जैसे आपने m1 स्लोप का लिया एक टेंजेंट और दूसरा m2 स्लोप का लिया, ठीक है। तो m1 स्लोप के मैंने बोला कि एक स्लोप के आपको 2 पैरेलल टेंजेंट हमेशा मिलेगा। तो एक टेंजेंट ऐसा आया तो दूसरा टेंजेंट इसके पैरेलल ऐसा मिलेगा और इसके पैरेलल टेंजेंट ऐसा मिलेगा। पर इसमें इन 4 में 2 ही ऐसे टेंजेंट जो x1, y1 से पास करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जब इसमें आपने रखा पॉइंट को, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आपने इसको जो क्वाड्रेटिक बने उसको स्क्वायरिंग करी तो यहाँ पे प्लस माइनस है। बात समझ में आ रही है? तो स्क्वायरिंग करने से एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए आपके 4 टेंजेंट आ रहे हैं, आने कितने चाहिए? 2। तो आप फिर कैसे आइडेंटिफाई करोगे उन 4 में से वो x1, y1 से पास हो रहा है? तो m1 आप ओरिजिनल इक्वेशन में रखो और फिर x1, y1 देखो कि प्लस साइन के साथ आ रहा है या फिर माइनस साइन के साथ आ रहा है। ऐसे ही m2 रखो, फिर उसके बाद x1, y1 रखो, तो वो प्लस साइन को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर माइनस साइन को, आपको ये चेक करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? जैसे हम सर्कल के लिए, अच्छा सर्कल अब इसको याद ऐसे रख सकते हो कि b को मैं a से रिप्लेस करूं तो सर्कल के टेंजेंट की इक्वेशन आ जानी चाहिए स्लोप फॉर्म में। तो b को a रखूं तो ये हो जाएगा y mx प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। तो यही तो टेंजेंट की इक्वेशन होती है सर्कल के लिए जिसकी रेडियस a हो। तो इसमें ये होता है, ठीक है। तो याद रखने का तरीका है b को मैं a से रिप्लेस करूं तो सर्कल का आ जाना चाहिए, ठीक है। आगे बात समझ में? ये बात हो गई। दूसरी बात, आपने इसको सॉल्व किया और एक ही रूट आ रहा है, इसका मतलब दूसरा रूट नहीं, जैसे m कुछ आ गया दूसरा नहीं आ रहा है, इसका मतलब वर्टिकल टेंजेंट है। वर्टिकल टेंजेंट है तो स्लोप डिफाइन नहीं होगा तो यहाँ से कभी m निकलेगा ही नहीं। तो ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा होता है कि आया ही नहीं या फिर कुछ गंदा से एक्सप्रेशन आ जाएगा, मतलब 0 = 2, तो मतलब वो स्लोप उसका अनडिफाइंड आ रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये बात हो गई, ठीक है। अब इसमें हाँ, जैसे मैं पैरा आपका एलिप्स जो है ऐसा हो या फिर ऐसा हो,
पैरामीट्रिक पॉइंट तो हम यही लेते हैं, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। तो इसमें भी ये पॉइंट फॉर्म भी ये भी हुआ, जो तीनों के तीनों हैं, इसमें a ग्रेटर देन b हो या b ग्रेटर देन a हो, फर्क नहीं पड़ेगा। टेंजेंट की इक्वेशन की a b से बड़ा है, b a से बड़ा है, तो सभी केसेस में ये एलिप्स कैसा भी हो, आपको टेंजेंट की इक्वेशन ऐसी लिखनी है। क्या क्लियर है ये? ठीक है, अब इसमें कुछ नोट है। तो सबसे पहला नोट तो ये है कि ये जैसे एलिप्स है, ठीक है, अल्फा पे और बीटा पे आपने टेंजेंट्स ड्रॉ किया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया है। कैसे निकालेंगे? क्या होता है एच, ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन में कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, कॉमा बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन में कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। बी को ऐसे रिप्लेस कर दे तो वो सर्कल में जो आता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वैसे यहाँ एलिप्स के लिए, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। और दूसरा पॉइंट ये है, जैसे मैं एलिप्स आपका स्टैंडर्ड ले लूं, ठीक है, स्टैंडर्ड एलिप्स ले लिया। अब मैंने क्या बोला कि एक स्लोप के दो टेंजेंट होते हैं, तो मान लो एक टेंजेंट ये है, तो एक आपको पॉइंट इधर भी मिलेगा जो इसके पैरेलल होगा, मतलब सेम स्लोप के आपके पास दो टेंजेंट हो गए, ठीक है। तो अब ध्यान से समझो कि जो थीटा होता है वो क्या होता है, इसके करस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी पॉइंट है, उस पर जो एंगल बनता है ये थीटा है, ठीक है। तो इधर ये पॉइंट लिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये। तो आप सिमेट्री से देखो, क्योंकि जो आपका एलिप्स होता है एक्स और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो ये एंगल यदि थीटा है तो ये एंगल पाई प्लस थीटा होगा। बात समझ में आ गई? मतलब दोनों का जो थीटा है, मतलब इसेंट्रिक एंगल जो है, ध्यान से सुनिएगा, ये प्रॉपर्टी नहीं, इसी में नोट है। क्या है कि आपको गिवन है कि दो पैरेलल स्लोप्स है, ठीक है, एक का मान लो इसेंट्रिक एंगल अल्फा है, दूसरे का बीटा है, तो ये क्लियर है, मतलब, और दोनों स्लोप पैरेलल है, तब की बात, दोनों टेंजेंट पैरेलल है तब की बात कर रहा हूं मैं, मतलब सेम स्लोप के, या अच्छा पैरेलल है तो सेम स्लोप का होंगे, तो दो पैरेलल टेंजेंट्स है, तो उनका जो इलिप्स के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो उसका जो इसेंट्रिक एंगल का डिफरेंस होगा वो कितना होगा, पाई। आगे बात समझ में? इसको और दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि आपने इलिप्स पे दो पॉइंट लिए, उनका इसेंट्रिक एंगल अल्फा है और बीटा है, इस पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किए, और टेंजेंट यदि पैरेलल है, ऐसा नहीं, वो तो बी वाला हो गया, दो पॉइंट लिए अल्फा और बीटा, ठीक है, और उनका इसेंट्रिक एंगल अल्फा और बीटा, और इनका यदि इसेंट्रिक एंगल का डिफरेंस पाई है, तो दोनों टेंजेंट्स पैरेलल होंगे। आगे बात समझ में? पहले क्या बोला था मैंने इसमें कि दोनों पैरेलल टेंजेंट्स है, तो उनका इसेंट्रिक एंगल का डिफरेंस कितना होगा, पाई। और यदि इसेंट्रिक एंगल का डिफरेंस पाई है, तो उन पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे आप, वो टेंजेंट्स पैरेलल होंगे। क्लियर है? अरे कुछ समझ में आया ना? आगे बढ़ेंगे अब आते हैं हम नॉर्मल्स पे, ठीक है। ओके, नॉर्मल के लिए हम इसी को यूज करेंगे, टेंजेंट को, तो इसको हटाते नहीं। नॉर्मल में भी a ग्रेटर देन b हो, b ग्रेटर देन a हो, नॉर्मल की इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ता। a ग्रेटर देन b हो मतलब हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो जाए, b ग्रेटर देन a मतलब वर्टिकल इलिप्स हो जाए, फर्क नहीं पड़ता नॉर्मल की इक्वेशन, जैसे टेंजेंट था, ठीक है। तो x1 y1 पर आपको इलिप्स पर एक पॉइंट दे रखा है, इस पर आपको नॉर्मल की इक्वेशन लिखना है, तो उसको लिखने के लिए ये पॉइंट है आपका x1 y1, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, टेंजेंट का स्लोप हमें पता है, यहाँ से कितना है, टेंजेंट का स्लोप है माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर x1 बाय y1। कोई दिक्कत समझ रहे हैं? अरे टेंजेंट का स्लोप यही आएगा ना, तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा ए स्क्वायर y1 अपॉन में बी स्क्वायर x1, ठीक है। ये स्लोप हो गया, और किस पॉइंट से पास हो रहा है, x1 y1। तो ये आपके आगे पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसी को आप थोड़ा रीअरेंज करो, तो ये कहानी कुछ ऐसी आएगी, ए स्क्वायर एक्स अपॉन में x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन में y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे? इसको इधर ले जाओ, बात समझ में आ गई? देखो, जैसे बी स्क्वायर वाई y1 माइनस बी स्क्वायर x1 y1, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर y1 x माइनस ए स्क्वायर y1 x1, ठीक है। इस कहानी को उधर ले गए हम, तो बी स्क्वायर वाई y1 माइनस ए स्क्वायर y1 x इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर x1 y1। x1 y1 से आप डिवाइड करो, x1 y1 से आप डिवाइड करो और माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो ये लिखा हुआ आ रहा है क्या?
बात समझ में आ गई? तो ये आपकी इसको इस फॉर्मेट में आपको याद रखना है, ए स्क्वायर एक्स अपॉन में x1 माइनस बी स्क्वायर बी वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसी को यदि हम पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज करें, मतलब पॉइंट ले लिया पैरामीटर में a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, तो नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी x1 की क्या जगह क्या रखना है, a cos थीटा, तो एक एक कैंसिल हो जाएगा, तो नॉर्मल की इक्वेशन आ गई x cos थीटा माइनस वी बाय अपॉन में sin थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आगे बात समझिए, क्लियर है? तो ये आपकी पैरामीट्रिक फॉर्म में आ गया। स्लोप फॉर्म में आपको यदि कन्वर्ट करना है तो यहां से आपका जो स्लोप है वो क्या आ जाएगा, a बाय बी tan थीटा, ठीक है, उसको m लिख लो, तो जहां भी cos थीटा sin थीटा है या फिर tan थीटा आ गया आपका, तो tan थीटा को कन्वर्ट करो cos थीटा sin थीटा में, तो वो स्लोप के टर्म में आ जाएगा, स्लोप और ab के टर्म में, ठीक है। उसकी जरूरत पड़ती नहीं, आप इतना याद रखो काफी है, ठीक है। समझ में आ गई बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका डायरेक्टर सर्कल। जैसे इसके लिए डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन लिखनी है, तो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी, डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, मतलब जो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, तो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका लोकस क्या आएगा आपका, डायरेक्टर सर्कल। और इस केस में जैसे पैराबोला केस में डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स होता है, बट यहाँ पर डायरेक्टर सर्कल सर्कल है, ठीक है। तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इसको याद कैसे रख सकते हो कि सर्कल के केस में क्या होता है कि डायरेक्टर सर्कल की जो रेडियस होती है √2 टाइम्स ए होता है, तो उसकी इक्वेशन लिखो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू √2a का होल स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर। तो यहाँ पे b को आप a से रिप्लेस करो, तो डायरेक्ट यदि b को a से रिप्लेस किया तो वो सर्कल हो गया, तो उसकी इक्वेशन 2a स्क्वायर आ गई। याद रखने का तरीका एक और, ठीक है। आ रही बात समझ में? अच्छा, और यहाँ बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हैं, जैसे हाइपरबोला की इक्वेशन में क्या होता है, माइनस होता है। मैं अभी बता देता हूँ कि हाइपरबोला जैसे ये है, ठीक है, तो आप ये माइनस को यहाँ उठा के ले आओ, तो बहुत सारे रिजल्ट ऐसे हैं कि बी स्क्वायर को आप माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस कर दो तो वो हाइपरबोला के केसेस आ गए। जैसे यहाँ पर टेंजेंट में जिसको माइनस बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर रख दो तो हाइपरबोला के लिए टेंजेंट की इक्वेशन आ गई स्लोप फॉर्म में। यहाँ बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रख दो तो डायरेक्टर सर्कल आ गया हाइपरबोला के लिए। समझ में आ गई बात? ओके, क्लियर है यहाँ तक? एक और पॉइंट है, कभी यूज हो तो उसके लिए, कि आपसे बोला गया है कि एक ट्रेंगल है एबीसी और ट्रेंगल है राइट एंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रेंगल है। ट्रेंगल है आपका, राइट एंगल ट्रेंगल है, और वो राइट एंगल कहाँ पर है, ए पर है मान लो, ठीक है, और दो साइड है बी और सी, ठीक है। तो इसके अंदर मतलब ये मान के चलो कि जो इलिप्स है वो ए बी और ए सी को टच करते हुए, मतलब इंस्क्राइब ट्रेंगल एबीसी में आपने इलिप्स इंस्क्राइब किया, ठीक है, मतलब वो एक इलिप्स है जो ट्रेंगल एबीसी की तीनों साइड को टच कर रहा है, ठीक है। मतलब ट्रेंगल आपने एबीसी इस हिसाब से बनाया, और ट्रेंगल एबीसी किस हिसाब से है कि ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल है, और राइट एंगल की कौन सा है, एंगल ए, राइट एंगल है, ठीक है। और इलिप्स की इलिप्स को तीनों साइड्स ए बी ए सी बी सी तीनों टच कर रही है, ठीक है। तो ए का जो लोकस आएगा, क्या बता सकते हो क्या? तो बिल्कुल ये क्या होगा आपका डायरेक्टर सर्कल, क्योंकि ए सी और ए बी आपका टेंजेंट हो गया और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये पॉइंट हमेशा डायरेक्टर सर्कल पे आएगा। क्या बोलो, क्या ये बात समझ में आ गई? क्योंकि यही तो हमारे डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन होती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। और इसमें आपको ये बात भी समझने वाली बात है कि बी और सी क्या उस डायरेक्टर सर्कल पे आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है इसमें। अच्छा, ऐसे भी समझ सकते हो इसको कि मैंने मान लो एक इलिप्स बनाया, क्या बनाया, इलिप्स, और आपसे बोल दिया गया है कि एक ट्रेंगल एबीसी है जो राइट एंगल ए है, ठीक है, और ए से जो पास होने वाली जो साइड है राइट एंगल एट ए है, और दोनों जो परपेंडिकुलर साइड है वो इलिप्स को टच कर रही है, ठीक है, मतलब जो परपेंडिकुलर साइड है
वो इलिप्स के लिए क्या है, टेंजेंट है। समझ में आ गई बात? ऐसे समझ लो, ये 90 डिग्री नहीं दिख रहा है पर है यार, है ना। इसको कैसे बनाए कि 90 डिग्री दिख जाए, हमने इसको गलत बना लिया इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, ऐसे ले लो और दूसरा जो है कुछ ऐसा ले लो। ठीक है, क्या बोला गया है कि ट्रेंगल ए बी सी जो है वो आपका राइट एंगल ट्रेंगल है, कहाँ पर, ए पर। ठीक है, तो दोनों जो परपेंडिकुलर साइड्स हैं, मतलब ए बी और ए सी, वो इलिप्स को टच कर रही है, इलिप्स पर टेंजेंट है। ठीक है, तो जो सरकम 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 स्क्राइब करेंगे ट्रेंगल एबीसी के लिए, क्या ये डायरेक्टर सर्कल होगा क्या? तो ऐसा गलत है, क्यों है? ठीक है, गलत क्यों है मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि मुझे ये तो पता है कि ए आपका डायरेक्टर सर्कल पे आएगा। ठीक है, ए जो है किस पर आएगा, डायरेक्टर सर्कल पे। क्या ये बात समझ में आती है? क्योंकि ए जो है परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, अब मैं इसको इधर बढ़ा दूं तो आपका बी इधर आ गया और सी इधर आ गया, तो बी और सी तो ऐसे हो सकते हैं क्योंकि राइट एंगल है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि बी सी आपके ऐसे हो जाए। अच्छा, टच कर रहा तो ऐसा नहीं होगा, मान लो ऐसे तो ही सकते हैं ना, इधर बी हो जाए इधर सी हो जाए, या फिर टच करते हुए चले जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो डायरेक्टर सर्कल पे आपके वर्टिसेस बी और सी आए ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर है? तो ए का लोकस हम बोलेंगे डायरेक्टर सर्कल, बट क्या एबीसी तीनों जो है, तीनों का लोकाई डायरेक्टर सर्कल आएगा, मतलब एबीसी तीनों एक डायरेक्टर सर्कल पे आएंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर है भाई यहाँ तक? कोई समस्या? अच्छा, जैसे मैंने बताया था कि एक पॉइंट से आप इलिप्स पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो उनकी इक्वेशन मैंने स्लोप फॉर्म में बता दी। उनके बीच में भी एंगल निकालना है, जिस पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करें उनके बीच का एंगल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आपको m1 m2 दो स्लोप मिल जाएंगे टेंजेंट के, दो लाइन का स्लोप पता चल गया, तो उनके बीच का एक्यूट एंगल पता चल जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m1 m2। ओके ओके, आगे बढ़े हम। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? जैसे मैंने लिया ये एलिप्स, ठीक है, क्या लिया, एलिप्स, कोई पॉइंट पी है, यहाँ से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट मतलब यहाँ से एक टेंजेंट ये ड्रॉ किया और दूसरा टेंजेंट ये ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लो ए और बी आ गया, तो ए बी को मिलाने वाला जो कॉर्ड होगा वो आपका कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट या सीओसी कहलाएगा। ठीक है, और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन क्या होती है, ये पॉइंट के रिस्पेक्ट में x1 y1 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 0। ये आपकी कॉर्ड ए बी की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इसको यूज कैसे करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं भाई। आपसे बोल देगा कि, क्या बोल दिया आपको, जैसे एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि पॉइंट पी है, ठीक है, ये पॉइंट पी दे रखा है, ठीक है, तो पॉइंट पी से जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, ड्रॉ कर दिया, आपको क्या बताना है कि ए बी का मिड पॉइंट बताना है। क्या मैंने आपसे पूछा, क्वेश्चन क्या है कि पॉइंट पी से जो आप सीओसी ड्रॉ कर रहे हो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, उसका मिड पॉइंट बताओ। तो मिड पॉइंट बताने का तरीका एक तो ये हो गया कि आप टेंजेंट को, जो दो टेंजेंट है उनको इलिप्स के साथ सॉल्व करो जो इस पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो ए और बी आ जाएगा आपका, ए और बी आ गया तो उनका मिड पॉइंट आ गया। एक तो ये तरीका हो गया, बट इसमें आप समझ सकते हो जैसा मैंने जिस आसानी से बोला है उतना आसान है नहीं। ठीक है, तो आप जैसे क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो जरूरी नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, तो ए और बी आसानी से निकल जाए ऐसा जरूरी नहीं है, निकलेगा भी तो कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो इसको मैं एक ऐसे कर सकता हूं कि मान लो इसका मिड पॉइंट हमने ले लिया h के, ठीक है, तो ए बी की इक्वेशन में दो तरीके से लिख सकता हूं। कैसे? जैसे मैंने आपको पैराबोला सर्कल वगैरह में बताया है कि इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन, वो क्या होता है, t इज इक्वल टू s1। तो उस समय बोला था लिप्स के लिए भी यही होता है। ठीक है, और इसको ध्यान भी रख सकते हो कि लिप्स के लिए क्या होता है, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन इज इक्वल इज क्या, t इज इक्वल टू s1। तो ए बी की इक्वेशन में t इज इक्वल टू 0 इसके रिस्पेक्ट से, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन ये भी लिख सकता हूं, और दूसरा मिडिल पॉइंट जो गिवन है उसके रिस्पेक्ट में t इज इक्वल टू s1। अब ये दोनों एक ही है, अब इसको कंपेयर करो तो आपका h और k आ गया डायरेक्ट। क्या ये समझ में आया? तो ये चीजें, ये तो एक मैंने कंसेप्ट बता दिया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा, पेयर ऑफ टेंजेंट्स की कंबाइंड इक्वेशन क्या होती है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू s1। ये पहले भी हमने देखा है, अब यहाँ भी देख रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि टी एस एस वन क्या होता है। ठीक है,
और अभी बताया मैंने इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन, क्या होगा, t इज इक्वल टू एस, ये लिखा तो है। ओके ठीक है भाई यहां तक। नाउ नेक्स्ट इज डायमीटर। पैराबोला केस में हमने देखा था, अब इलिप्स के केस में देख लेते हैं। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर इज द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट्स ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स। डायमीटर इज लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स, ठीक है। तो इनके जो मिडिल पॉइंट है, आप इसको ज्वाइन करो तो आपको जो मिलेगा वो आपका क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा, ठीक है। तो ये डायमीटर हो गया और ये पैरेलल कॉर्ड्स हो गए। तो इनका स्लोप आपने पैरेलल कॉर्ड्स, यदि पैरेलल कॉर्ड है तो स्लोप सेम होगा, तो स्लोप उसका हमने ले लिया m। तो स्लोप m के लिए डायमीटर कौन सा होगा हम वो निकाल रहे हैं। तो मान लो पॉइंट जिसका लोकस निकालना उसको ले लिया हमने h, k। तो कॉर्ड की इक्वेशन हम लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन कैन बी गिवन बाय t इज इक्वल टू s1। तो जो इलिप्स है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन h, k से, तो hx बाय a स्क्वायर प्लस ky बाय b स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू s1 h स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय k स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से आप देखो जो स्लोप आएगा वो स्लोप किसके बराबर है, m के बराबर। अरे स्लोप आपको गिवन है ना, तो इसका स्लोप कितना हो गया, माइनस बी स्क्वायर बाय a स्क्वायर h बाय k। क्या ये बात समझ में आ गई? तो h यदि हमें लोकस निकालना है तो k को y से रिप्लेस कर दिया और h को x रखा, तो ये हो गया माइनस बी स्क्वायर बाय a स्क्वायर m इंटू एक्स। तो ये आपके सारे डायमीटर आ गए। यहाँ पर m क्या है, वो पैरेलल कॉर्ड्स का स्लोप है, डायमीटर का स्लोप नहीं। डायमीटर का स्लोप तो ये है, ये पूरा डायमीटर का स्लोप तो ये है। क्या ये बात समझ में आती है? ये डायमीटर का स्लोप हो गया, ठीक है, क्योंकि जो लोकस आएगा वो ये आएगा। तो आप इसको देखो, ये ओरिजिन से पास होने वाली एक लाइन है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने आपको शुरू में बोला गया था, क्या बोला गया था, कि जो डायमीटर है वो सेंटर से पास करेंगे एलिप्स के, और ये उन सारी कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन ही यही है कि जो डायमीटर है वो इन कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करते ही करता है। तो ये बात हो गई कि ये हमेशा ओरिजिन से पास कर रहा है, मतलब एलिप्स के सेंटर से, ठीक है। तो सेंटर से पास होने वाले जितने भी ये कॉर्ड्स है वो सब डायमीटर है। अभी समझ में आ गया ना? ये आपका डायमीटर हो गया, ओके। और डिटेल में जाना है तो आपको पता होगा डिटेल में। अच्छा, जैसे एक बार बता देता हूँ, COC इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ये सब सर्कल पैराबोला में जैसे चल रहा है वैसे इलिप्स में भी चल रहा है, वैसे ही आगे हाइपरबोला में भी आप देखोगे, ओके। अच्छा, और एक और चीज, पोल और पोलर, वो भी जैसे पहले चल रहा था वैसे यहाँ भी चलेगा, ठीक है, ओके। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इलिप्स, ठीक है। आपने पैराबोला में भी प्रॉपर्टीज देखी है, ठीक है, उनको भी आपसे बोला गया था याद रखना है। ऐसे इलिप्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, वो देख लो, ठीक है। सबसे पहले प्रॉपर्टी, ये मैंने लिया इलिप्स, ठीक है, ये मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस, ओके, ठीक है। तो इसमें कहीं फोकस आएगा एस, इधर आएगा एस डैश, ठीक है। इसको एक मिनट हटा लेता हूँ, इसकी जरूरत है नहीं हमें। तो किसी पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो ये होगा, ओके। और इसी पॉइंट पे यदि आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो कुछ ये होगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल हो गया और ये टेंजेंट हो गया, ठीक है। तो नॉर्मल और टेंजेंट परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो PS और PS डैश को ये आपका बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। और जो T है वो इसके एक्सटर्नल एंगल, मतलब टेंजेंट जो है इसके एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट करेगा। मतलब PS SPS डैश, जो एंगल है SPS डैश, उसको नॉर्मल आपका बाइसेक्ट करेगा, और इंटरनली, मतलब जो एंगल SPS डैश है उसके बाइसेक्टर नॉर्मल है और टेंजेंट है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब नॉर्मल जो है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा एंगल एसपीएस डैश का, और टेंजेंट एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। और यहीं से आपकी आती है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी।
रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक फोकस ए से एक फोकस एस डे से, तो एस से निकलने वाली जो रे है, मान लो सोर्स आपका किसी एक फोकस पे है, वो एस डेस एस कुछ भी हो सकता है, तो हमने एस डेस ले लिया, तो यहाँ से आपकी रे निकल रही है, तो इसका ये वाला जो पार्ट है यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो दूसरे फोकस से पास करेगी। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल जो है इसको बाइसेक्ट करेगा, तो मतलब इसको मिरर ले लूं तो एस डेस इसके रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास होगी? दूसरे फोकस से। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे ये मैं ले लूं, ये रे निकली इधर से, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरे फोकस से जाएगी, या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से ऐसी रे निकली तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एज से पास होगी। बात समझ में आ गई? रिफ्लेक्शन आफ्टर एलिप्स, तो यही आपकी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है एलिप्स के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? अब इसको कई तरीके से यूज कर सकता है। वो आपसे बोल दिया कि एक फोकस एस डेस से आपकी एक रे निकल रही है, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसकी इक्वेशन बताओ। तो हमें पता है कि एस डेस से यदि निकल रही है वो, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें ये इन्फॉर्मेशन पता है कि वो दूसरे फोकस से पास, जैसे एस डेस से निकला तो दूसरे फोकस से पास करेगी। क्लियर है? तो वहां से आपका आधा काम हो गया। ठीक है, एक तो ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गई कि ये आपका एलिप्स है, ओके, तो फोकाई है इसके एस और एस डेस, ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो, किसी भी पॉइंट पे, क्या बोल रहा हूं मैं, किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो यहां से आप जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे टेंजेंट्स पे, मतलब किसी भी टेंजेंट पे, कोई भी टेंजेंट हो सकता है एलिप्स के लिए, आपने फोकस से, दोनों फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉ टेंजेंट पे ड्रॉ किए। मान लो एस से जो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो P1 है, एस डेस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है? P2 है। क्या बोला मैंने? एस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो P1 है, एस डेस से उसी सेम टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस P2 है, तो P1 P2 आपका B स्क्वायर के बराबर होगा। B क्या होगा यहाँ पे? सेमी माइनर, जैसे इसे आपका एलिप्स लूं तो सेमी माइनर का स्क्वायर। माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है? 2b, तो उसका आधा, सेमी माइनर का स्क्वायर। ठीक है, एक ये हो गया। और तीसरी प्रॉपर्टी इसी में कि यदि मैं इसका लोकस निकालूं, किसका? कि कोई भी टेंजेंट है, ठीक है, तो लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई, ऐसे बोलो, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई टू टेंजेंट। क्या बोला गया है? लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई टू एनी टेंजेंट इज ए ऑक्सिलरी सर्कल। मतलब ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इसके ऑक्सिलरी सर्कल पे आएंगे। समझ में आ गई बात? बोलो, ये आपकी होगी थर्ड प्रॉपर्टी। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब समझ में आ गया ना ये क्या बोला गया है? कि अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि फोकाई से किसी भी टेंजेंट पे आप जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होंगे, किसी भी टेंजेंट पे, फोकाई से किसी भी टेंजेंट पे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो ऑक्सिलरी सर्कल पे, इस इलिप्स के ऑक्सिलरी सर्कल पे आएंगे। समझ में आ गई? इसको ध्यान रखना, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। नाउ नेक्स्ट वन, समझ में आ गया इतना? आगे की प्रॉपर्टी पे पहुंचते हैं। ठीक है, एक और ये प्रॉपर्टी ना बोल के इसको रिजल्ट भी बोल सकते हैं हम, कि एलआर, इसके जो एलआर है उनके एंड्स पे यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो ये तो कंफर्म है कि इसके मेजर एक्सिस पे आएंगे। वो डायग्राम से नहीं लग रहा पर वो है, ठीक है, मतलब जो इसकी मेजर एक्सिस है उस पर ही आएंगे। क्या बोला मैंने? कि कोई लेटर सेक्टम यहाँ पे दो होगी, तो सेम लेटर सेक्टम के लिए हम बात कर रहे हैं, तो लेटर सेक्टम के एंड्स पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसकी मेजर एक्सिस पे आएगा। ठीक है, कैसे देख सकते हैं? स्टैंडर्ड इलिप्स ले लिया हमने,
तो ये हो जाएगा ए कॉमा बी स्क्वायर बाय ए, और ये हो जाएगा ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय, ठीक है। तो इसके लिए टेंजेंस की इक्वेशन एक्स ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई बी स्क्वायर बाय ए अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसके लिए आप इक्वेशन लिखोगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब प्लस माइनस। अब मैं इसमें y0 रखूं, y0 रखो आप, तो x कितना आ जाएगा, a बाई ई के बराबर। तो दोनों के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, a बाई ई कॉमा 0। तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पर आ रहा है, x एक्सिस पे ही आ रहा है, ठीक है। a बाई ई कॉमा 0, तो a बाई ई कॉमा 0 क्या है, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है क्या। तो दो चीजें हो गई इसमें। पहली बात तो ये है कि LR के एंड पे आपने LR के एंड पे टेंजेंस ड्रॉ किए तो वो एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा बिल्कुल, और जिस फोकस के करस्पॉन्डिंग आपने LR की जो बात की है, तो उस फोकस के करस्पॉन्डिंग जो डायरेक्ट्रिक्स है उसका फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा वो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन a बाई ई कॉमा 0, ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया ना, समझ में आ गया। इधर जो आप LR लोगे तो इस पे जो टेंजेंस, इसके एंड्स पे जो टेंजेंस है वो इस फोकस के करस्पॉन्डिंग जो डायरेक्ट्रिक्स होगा माइनस ए बाई, यहां इंटरसेक्ट करेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो कहीं के क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, कैसे कि आपसे बोला गया है कि LR पे आपने 4 टेंजेंट ड्रॉ किए। क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक वो बता रहा हूं मैं। 4 टेंजेंट ड्रॉ किया तो उससे बनने वाला क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो वो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको, एक ये हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 4 पॉइंट हो गए। अरे हो गए ना। तो इससे बनने वाला क्वाड्रिलेटरल आपने ये निकाल लिया। इधर सिमेट्री से बोल सकता हूँ कि y एक्सिस पे ही इंटरसेक्ट करेंगे, तो चारों पॉइंट आ गया आपको, तो डायगोनल आ गया, डायगोनल से आप सीधा एरिया निकाल सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। एलिप्स कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो ये जो सिमेट्री वाली मैं चीजें बार बार बोल रहा हूँ ना, पैराबोला भी बोला है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। एलिप्स एक्स वाई दोनों के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो तो सिमेट्री है, तो वो ऑब्वियस है कि एक्स एक्सिस, उसकी जो मेजर एक्सिस है उसी पे इंटरसेक्ट करेंगे। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 5th नंबर। 5th प्रॉपर्टी नहीं, ये हम पहले भी देख चुके हैं। PS प्लस PS डेस यदि 2a के बराबर है, ठीक है, PS प्लस PS डेस 2a के बराबर है और एस डेस की जो डिस्टेंस है वो 2a से कम है, तो ये हमेशा एक आपका इलिप्स होगा, ठीक है। इतना मैंने बोल दिया। क्या ये हमेशा इलिप्स होगा क्या, तो इन जनरल इलिप्स नहीं होगा, क्योंकि लाइन सेगमेंट भी होगा, ये बात कर चुके हैं। बट इनके बीच की जो डिस्टेंस है 2a से कम है, तो ये हमेशा इलिप्स होगा। और एस डेस उसके क्या होंगे, फोकस होंगे, ठीक है। और पॉइंट पी जो ट्रेस करेगा वो क्या ट्रेस करेगा, एक इलिप्स। बात समझ में आ गई। और जो 2a होता है वो 2a क्या होता है, मेजर एक्सिस की लेंथ। मेजर एक्सिस, सेमी मेजर नहीं, मेजर एक्सिस। यहाँ बच्चे गलतियां करते हैं, वो ए बोल देते हैं, मतलब मेजर एक्सिस और सेमी मेजर बोल देते हैं, ऐसा नहीं। वो मेजर एक्सिस मतलब ये पूरा लेंथ 2a के बराबर होगा, ठीक है। तो मैंने आपसे बोल दिया PS प्लस PS डेस 5 के बराबर है, आपको गिवन है कि SS डेस 5 से कम है, तो आप इसका सेमी मेजर बताओ। सेमी मेजर लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, तो वो क्या होगी A, तो आंसर होगा आपका 5/2 ना कि 5, ठीक है। मेजर एक्सिस की लेंथ 5 होगी, ठीक है। तो ये 5th प्रॉपर्टी हो गई। अगली प्रॉपर्टी में बढ़े हम, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है आपकी, वो देखो। प्रॉपर्टी नंबर 6 इसी से रिलेटेड है कुछ, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। आपसे बोला गया है कि ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस। किसी पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये टेंजेंट हो गया, और इसी पॉइंट पे आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो जो नॉर्मल है, मान लो मेजर एक्सिस को कैपिटल G पे मिल रहा है, माइनर एक्सिस वाई एक्सिस दैट इज उसको G पॉइंट पे मिल रहा है। समझ में आ गया। नॉर्मल जो है मेजर एक्सिस को कहाँ मीट कर रहा है, G पर,
और जो नॉर्मल है वो माइनर एक्सिस को जी स्मॉल जी पे मीट कर रहा है, ठीक है। इसका सेंटर सी दैट इज ओरिजिन इस केस में, तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डालू, इसको बोला मैंने एफ। बात समझ में आ गई? तो सी एफ नहीं, पी एफ इंटू पी जी, पी एफ इंटू पी जी और पी एफ इंटू पी जी। यदि हम इसकी बात करें तो पी एफ इंटू पी जी जो होगा वो बी स्क्वायर के बराबर होगा, और पी एफ इंटू स्मॉल पी जी इंटू पी स्मॉल जी, ये जो होगा आपका ए स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब ये सेमी माइनर का स्क्वायर, ये सेमी मेजर का स्क्वायर। एफ फिर से बता देता हूं क्या है। सेंटर से आपने जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला है नॉर्मल पे, वो सी एफ हो गया, ठीक है। इसको प्रूफ करने का तरीका क्या होता है भाई? अच्छा, इसमें एक और चीज आती है, जैसे क्वाड्रिलेटरल का एरिया बोले ना, तो आपको पी एफ पता है, सी एफ पता है, यहाँ से निकाल लोगे, ठीक है आप, ठीक है। कभी कभी क्या बोलते हैं कि इस पे आप आगे आगे चल के गए, एक पॉइंट आपने इस पे लिया, मान लो एन ले लिया, तो वहां से परपेंडिकुलर, तो सी ऐसे समझो, सी से परपेंडिकुलर डाला आपने कहाँ पर, टेंजेंट पे, तो मान लो वो मीट कर रहा है कुछ एन पॉइंट पे, ठीक है। तो जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसका एरिया, तो आप सी एन ना निकाल के आप क्या करो, पी से एफ की डिस्टेंस और सी से एफ की डिस्टेंस का प्रोडक्ट, ठीक है। या कभी पी एन निकालने का बोले आपसे कि पी से एन की डिस्टेंस बताओ, तो आप सी एफ बता देना, ठीक है। क्योंकि ये भी 90 डिग्री, यही 90 डिग्री, तो आपका ये रेक्टेंगल बनेगा यहाँ पे, ठीक है। इसको भी कहीं यूज करते हैं तो ध्यान रखना, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एक प्रॉपर्टी ये हो गई, और एक और है, एक और प्रॉपर्टी क्या है, जैसे मैं बोलूँ आपसे कि आपने एलिप्स लिया, ठीक है, किसी पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स एक तो ये वाली होगी, और एक यदि डायरेक्ट्रिक्स लिखे तो दो डायरेक्ट्रिक्स होगी, ठीक है। इसके लिए दो फोकस एस और एस टेस, ठीक है। तो क्या है प्रॉपर्टी, क्या है वो देखो, कि टेंजेंट का जो पोर्शन है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और डायरेक्ट्रिक्स के जो बीच का है, मान लो इसको हमने क्यू बोल दिया, क्या बोला गया है, ये आपकी एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस या फिर मेजर एक्सिस, ठीक है। फोकस इसी पे आएंगे। तो आप प्रॉपर्टी क्या है कि पोर्शन ऑफ द टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स, मतलब जो पी क्यू है, ये वाला जो पोर्शन है उसके करस्पॉन्डिंग फोकस पे 90 डिग्री बनाएगा। करस्पॉन्डिंग फोकस मतलब आपने डायरेक्ट्रिक्स ये ली है, तो इसका करस्पॉन्डिंग फोकस ए से, तो ये जो एंगल है वो 90 डिग्री बनेगा। ऐसे में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये ले लूं, और जो डायरेक्ट्रिक्स के साथ जो इंटरसेप्ट बन रहा है वो आपका पी क्यू डैश बन रहा है, टेंजेंट, पोर्शन ऑफ द टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद डायरेक्ट्रिक्स, मतलब क्यू डैश। तो पी क्यू डैश जो है, अब एस पे 90 डिग्री नहीं बनाएगा, तो ये डायरेक्ट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग फोकस कौन सा, एस डैश, तो ये यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो कोई भी टेंजेंट हो सभी के लिए वैलिड है। क्या ये बात समझ में आ गई? इसको भी आप याद रखना। ओके, अब इलिप्स की इक्वेशन हमने एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म में देख ली है, दूसरा पी एस प्लस पी एस डेस इज इक्वल टू 2 है, इस हिसाब से भी देख ली। ये इलिप्स हमेशा रिप्रेजेंट नहीं करता, ध्यान रखना। ये आपसे जेई में क्वेश्चन पूछा गया है इस टाइप का, है ना। किस साल पूछा है मुझे याद नहीं है, बट इस टाइप का पूछा गया है, तो बच्चे जल्दीबाजी में क्या बोलते हैं कि इलिप्स ही होगा, बट हमेशा इलिप्स नहीं होता है, ठीक है। लाइन सेगमेंट एस और एस डेस के बीच में पी आ सकता है, उस लाइन सेगमेंट में ही पी आ सकता है, ठीक है। मतलब एस एस डेस में 2a के बराबर कर दूं तो वो लाइन सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब इलिप्स की इक्वेशन हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, कैसे? वो दूसरा तरीका क्या है वो देखो, कि जैसे मैं इलिप्स की इक्वेशन जो लिखता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको देखो आप, ये आपकी होगी एक्स एक्सिस, यदि एक्स एक्सिस है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 0। ये यदि y एक्सिस है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 0। आगे बात समझ में?
तो कोई भी इसमें पॉइंट लूँ तो इक्वेशन क्या होगी, इलिप्स की x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो पॉइंट पी हमने लिया x कॉमा वाई, तो इसकी जो है मेजर एक्सिस से जो लेंथ है वो किसके बराबर है, मॉड वाई के बराबर, और माइनर एक्सिस से जो लेंथ है वो किसके बराबर है, मॉड एक्स के। ठीक है, तो ये जो लिखा हो x को लिख सकता हूँ मॉड एक्स का स्क्वायर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम माइनर एक्सिस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P टू माइनर एक्सिस का स्क्वायर अपॉन में a क्या है, a क्या है, 2a क्या होता है, मेजर एक्सिस की लेंथ, तो ये है सेमी मेजर का लेंथ ऑफ सेमी मेजर का स्क्वायर। ठीक है, प्लस y क्या है, पॉइंट P की डिस्टेंस मेजर एक्सिस से, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम मेजर एक्सिस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b क्या है, b है आपका सेमी लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, तो सेमी माइनर का इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे पैराबोला में हमने किया था वैसे ऐसे, जैसे आपसे बोला जाए कि दो लाइन है, लाइन बोल दी आपसे, अच्छा मेजर और माइनर मिलके क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस दे रखी है, मान लो एक लाइन हो गई ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। मान लो मैं एक्सिस की बात कर रहा हूँ कि ये एक्सिस है, इसको मान लो बोल दिया मेजर एक्सिस, तो ये हो जाएगा माइनर। तो मेजर और माइनर इलिप्स का तो परपेंडिकुलर होगा, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी बी एक्स माइनस ए वाई प्लस कुछ कांस्टेंट में चेंज कर लो डी। ठीक है, तो यदि इसका इलिप्स बनाना है और आपको बोला है कि जो सेमी मेजर है उसकी लेंथ कुछ दे रखी है और सेमी माइनर की भी लेंथ दे रखी है, मान लो वो लेंथ ए और बी है, सेमी मेजर आपका ए है, सेमी माइनर बी है, तो आपको इलिप्स की इक्वेशन लिखना है। तो आप क्या करोगे, कोई भी पॉइंट लिया मैंने एक्स कॉमा वाई है, तो सबसे पहले क्या करोगे, उसकी डिस्टेंस किससे, माइनर से, पॉइंट की माइनर से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहां से मतलब इसके लिए जो डिस्टेंस होगी, तो ये माइनर, ये कौन सी एक्सिस है आपकी, माइनर एक्सिस, और ये क्या कौन सी है, मेजर एक्सिस। तो माइनर से इसकी लेंथ हो जाएगी बी एक्स माइनस ए वाई प्लस डी अपॉन में अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेमी मेजर लेंथ हमने ले ली ए, तो उसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम मेजर एक्सिस, पॉइंट पी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर एक्सिस से वो हो जाएगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेमी माइनर इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी इलिप्स की इक्वेशन लिखी हुई है, जिसके लिए माइनर एक्सिस की इक्वेशन ये है, मेजर एक्सिस की इक्वेशन ये है, ये सेमी मेजर हो गया, ये सेमी माइनर हो गया, ए सेमी मेजर हो गया, बी सेमी माइनर हो गया, उसका स्क्वायर नहीं, अरे स्क्वायर सेमी मेजर नहीं हुआ, ए सेमी मेजर हुआ। ठीक है, तो ऐसे भी आप इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, ओके, ठीक है भाई। तो प्रॉपर्टी जैसे आपसे बोला गया है पैराबोला में याद रखना है, वैसे ही इलिप्स में भी याद रखना है, वैसे ही आपको हाइपरबोला में भी याद है। हाइपरबोला के बहुत सारे केसेस इलिप्स की तरह ही चलते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से आप रिप्लेस कर दो तो टेंजेंट नॉर्मल की कहानी वही की वही हो गई। ठीक है, तो इलिप्स की यदि आपसे ढंग से आपको चीजें याद है तो हाइपरबोला में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है।